ठीक आ रहा है? हम्म। आवाज कैसी आ रही है? स्क्रीन पर लाइटिंग वगैरह ठीक है ना? लाइटिंग वगैरह ठीक है? अच्छा, बाकी ठीक है ना? ठीक है। ओके, मैं तो दूर जा रहा हूँ। क्या दिया? दो तीन घंटे? हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो आज लाइव हुआ है क्या कोई? नहीं नहीं, अभी मतलब कह रहे थे जैसे एक दिन में एक लाइव होता है तो उसमें टाइम लगता है। अच्छा अच्छा, अभी होती है। कितने लोग जुड़ गए अभी? अभी लोग आ गए हैं। तो मैं स्टार्ट करूँ? इस लाइव में जुड़े हुए सभी लोगों को मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ। जो भी इस लाइव में मुझसे बड़े हैं उन सभी को मेरा प्रणाम, और जो मेरे उम्र के हैं और मुझसे छोटे हैं उन सभी को मेरा मोस्ट वेलकम। आज के इस लाइव के सेशन में जो मेन टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि 10th के बाद जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि 11th क्लास में उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, उस पर हमारा मेन डिस्कशन है आज का। लेकिन उसके पहले मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस कर दूं कि मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम कंचन तोमर है और मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री राजेंद्र कुमार तोमर है और मेरी माता का नाम श्रीमती संगीता तोमर है। मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो पूरी जबलपुर से हुई है।
मेरा नर्सरी से 12th तक का पूरा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद मैंने DCA किया। देन मैंने सेंट अलोयसियस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद मेरी PG हुई है साइंस कॉलेज से, और पूरी मेरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सारी जबलपुर से ही हुई है। मेरी शादी ककरेटी पन्ना ज़िले में हुई है और मेरे ससुर जी का नाम श्री अरविंद कुमार तोमर है और मेरी सासू माँ का नाम श्रीमती सुनीता देवी तोमर है। हम अभी यहाँ पे गुड़गांव हरियाणा रह रहे हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं और वो एक्सपोर्ट हाउस में जॉब करते हैं, प्लस वो बड़ा बिजनेस में IBC एज अ वर्क करते हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया और मैं आपको बता दूं कि मैं सडन यहाँ पे लाइव आ गई हूँ आज। एक्चुअली ये मेरा लाइव आज का नहीं था, आज किसी और का लाइव होने वाला था, लेकिन वो अपने पर्सनल किसी रीज़न से आज आ नहीं पाए, जिसकी वजह से मुझे राजकिशोर जी का कल अर्जेंटली शाम को मैसेज आया कि मैं ये लाइव करूं, और उन्होंने इतने पोलाइटली कहा तो मैं मना नहीं कर पाई, क्योंकि इतना अच्छा काम है कि लोगों को जागरूक करना है। जो परेशान है, जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, उन्हें गाइड करना है। तो इसलिए मैं मना नहीं कर पाई इस काम के लिए और मैंने हाँ कर दिया इस लाइव के लिए। लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है इस लाइव की, तो अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है। आप लोगों को मैं विजिबल हूँ ना और मेरा ऑडियो क्लियर है ना? प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो भी स्टूडेंट हैं और जो भी ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे अभी नया सब्जेक्ट चूज़ करने वाले हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो बच्चे अभी 10th क्लास जस्ट पास आउट हुए हैं, उन सभी का ड्रीम है, कुछ ना कुछ सबका ड्रीम होता है कि हमें कुछ बनना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। सबको मेन मोटिव है अर्निंग होनी चाहिए, हम जो भी करें उसमें सफल हो जाएं और जल्दी से हमको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। सबका मेन मोटिव यही होता है। तो 10th के बाद ऐसा कौन सा लाइन हम चूज़ करें कि हम आगे चल के जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाएं। तो जब हम 10th में होते हैं और 11th में जाने वाले होते हैं, तो हमारे स्कूल में 3 मेन सब्जेक्ट हमें चूज़ करने के लिए दिए जाते हैं। फर्स्ट साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो हमारी स्कूलिंग में ऐसी व्यवस्था है, स्कूल में ऐसा करते हैं कि जो बहुत क्रीमी लेयर के बहुत अच्छे परसेंटेज वाले बच्चे होते हैं, उसमें क्या होता है कि उनको साइंस सब्जेक्ट दे दिया जाता है। उनको साइंस सब्जेक्ट दे दिया जाता है। जो उससे एवरेज स्टूडेंट होते हैं उन्हें कॉमर्स दे दिया जाता है, और बाकी जो उनके और भी कम नंबर आते हैं उन्हें आर्ट्स दे दिया जाता है। लेकिन ये बहुत ही गलत है, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर पाता है। अगर स्टूडेंट का मन है, उसका बहुत अच्छा परसेंटेज आया है, लेकिन उसका इंटरेस्ट कॉमर्स में है, वो बैंक के सेक्टर में जाना चाहता है, या फिर वो कोई IAS बनना चाहता है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि 95% वाला बच्चा साइंस ही ले, वो आर्ट्स चूज़ कर सकता है। इसमें कोई भी अपने मन को छोटा करने वाली बात नहीं है कि मैं आर्ट्स नहीं ले सकता, या फिर आर्ट्स ले लूँगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे। तो ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करिए कि आपको बनना क्या है। जब तक ये डिसाइड नहीं रहेगा कि आपको बनना क्या है, तब तक आप फिर गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो कभी भी अपने दोस्त को देख करके, या अपने पड़ोसी को देख करके, या फिर अपने पेरेंट्स के दबाव में या किसी के भी दबाव में कोई भी सब्जेक्ट चूज़ मत करिए। आपको खुद से पता है कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं, आपका पढ़ाई में कितना मन लगता है, आप कितने कंसंट्रेशन के साथ कितनी देर तक स्टडी कर सकते हैं, ये केवल आप जानते हैं, और तो कोई नहीं जानता। तो सबसे पहले बैठ करके डिसाइड करिए, एक पेपर पेन लेके लिखिए आपका गोल क्या है, क्या करना चाहते हैं आप जीवन में। अगर आपका गोल है कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, और इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कोई एक फील्ड की होना चाहिए, कई लोगों का रहता है बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए, दैट्स इट, और उन्हें किसी और चीज़ से मतलब नहीं होता है, तो फिर आप बिल्कुल भी भटकिए मत। क्योंकि साइंस जो सब्जेक्ट है रहता है, अगर आप साइंस फील्ड में आते हैं तो आपको प्रैक्टिकल्स करने ही होंगे। ओके, तो प्रैक्टिकल्स टाइम भी कंज्यूमिंग होते हैं, और प्लस आपको बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना होता है, टाइम देना होता है, जिसकी वजह से आप अदर एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। और वहीं आर्ट्स एंड कॉमर्स में प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं। प्रैक्टिकल्स नहीं होने से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। 10th के जस्ट बाद अगर आपको लगता है
कि आपको बैंक में या रेलवे में या किसी अदर्स गवर्नमेंट फील्ड में जाकर के जल्दी से जॉब हासिल करनी है, तो फिर आप साइंस सब्जेक्ट चूज़ मत करिए। चाहे आपके कितने भी अच्छे परसेंटेज आए हों, आप उस चीज़ को समझिए, अपना टाइम और एनर्जी बचाइए। आप सीधे आर्ट्स या कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ करिए जिसमें आपको ये रेगुलर स्कूल और कॉलेज जाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, प्लस आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय और फोकस के साथ स्टडी करिए, जिससे जल्दी से जल्दी आपको जॉब मिल जाए। अगर इसके अलावा आपने सोच रखा है कि आपको बिजनेस करना है, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते, आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़े बिना आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है हर फील्ड में, चाहे आपको कुछ भी बनना हो। तो पढ़ाई को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हम कि हमें अगर पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है तो हम छोड़ करके कुछ काम करें। आप इतना पढ़ लीजिए जिससे आपकी मेंटली ग्रोथ इतनी हो जाए कि आप 4 लोगों के बीच में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सके अच्छे से, खुशी से और गर्व के साथ। तो ज़रूरी है सभी स्टूडेंट के लिए कम से कम ग्रेजुएशन आप कर लीजिए। अगर आपको बिजनेस करना है देन आप कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ करिए, ठीक है। अगर आपको बैंक में जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए बैंक में, तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ करिए और बिल्कुल मत भटकिए। सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना ही होगा, बिना गोल डिसाइड किए हुए आप सब्जेक्ट चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आराम से बैठ जाइए घर पे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो आप अपने फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं, अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि आप मुझे गाइड करिए कि मैं ये चीज़ कर पाऊँगा या नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें खुद के बारे में पता होता है और कोई नहीं बता सकता है कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है। तो अपने पोटेंशियल को केवल हम जानते हैं कि हम किस हद तक इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगी, उठाइए पेन और पेपर एंड राइट, लिखिए उसमें कि क्या बनना है, किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो ये भी डिसाइड हो जाएगा कि किस फील्ड में अब आपको कदम रखना है। जब तक आप ये गोल डिसाइड नहीं करेंगे और आप ये सोचेंगे, पता है क्या होता है आज के स्टूडेंट में क्या हो रहा है कि हमने आज किसी को देखा कि वो पुलिस में है, देन हमारा उस बच्चे का भी ड्रीम हो गया कि मुझे पुलिस में जाना है। 6 महीने बाद उसने किसी को देखा कि वो बिज़नेस करके बहुत पैसे कमा रहा है, उसका मन कर जाएगा कि अब बिज़नेस करना है। मतलब कि माइंड सेट है ही नहीं, एक जगह मन स्थिर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना माइंड सेट करना है कि हाँ यही काम करना है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक जब शेर शिकार करता है, ठीक है, बहुत सारे हिरन के झुंड पे वो अटैक करता है। अगर वो ये सोचे कि बस कोई सा भी हिरन आ जाए, देन वो कभी शिकार नहीं कर सकता, उसको एक हिरन पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। जब एक हिरन पे फोकस करता है उसको बाकी किसी हिरन से मतलब नहीं, बस उसको उसके शिकार से मतलब होता है, तभी वो शिकार कर पाता है। आपको पता है हिरन की जो दौड़ने की स्पीड है वो शेर की स्पीड से भी ज़्यादा होती है, उसके बाद भी शेर हिरन पे अटैक करके उसको पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि जब वो एक हिरन के ऊपर फोकस करता है देन हिरन उसको बार बार पलट के देखता है और उसकी स्पीड लो हो जाती है। फोकस में इतनी ताकत होती है कि आप किसी भी चीज़ को पा सकते हो। आप कितनी बार फेल होगे किसी चीज़ में, जब आप फोकस के साथ कोई काम करोगे तो उसमें आपको सफल हो ही जाना है। तो सबसे पहले आपका एम जब डिसाइड रहेगा तभी तो आप उस पर फोकसली वर्क कर पाओगे ना। अगर आपका एम ही आपको नहीं पता है देन आज आप बैंकिंग का फॉर्म भर रहे हो, कल आप रेलवे का फॉर्म भरोगे, आप सारे फॉर्म भरोगे, लेकिन एक चीज़ आपको पता ही नहीं है कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपको ये डिसाइड ही नहीं है। आज के बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि वो सभी फील्ड के फॉर्म भर रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म निकलता है देन बच्चे पूरे फॉर्म भरते हैं और किसी में भी पास नहीं हो पाते, क्योंकि उनका एम क्लियर नहीं है। वो एक चीज़ के लिए सब चीज़ की स्ट्रैटेजी होती है। अगर रेलवे में आपको जॉब पाना है उसकी एक अलग स्ट्रैटेजी है, बैंक में अगर आपको जॉब पाना है उसकी एक अलग स्ट्रैटेजी है, या फिर किसी और फील्ड में आपको जाना है उसकी एक अलग स्ट्रैटेजी है। अगर आप सभी चीज़ों के पीछे भागोगे तो आप कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। सब कुछ नहीं पा सकता है इंसान, लेकिन कोई एक चीज़ पा सकता है। तो हमेशा अपना जब आप गोल क्लियर करते हो ना तो आपके माइंड में डिसाइड हो जाता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, और फिर उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें माइंड खुद ही कैप्चर करता है, आपको खुद ही सही डायरेक्शन धीरे धीरे मिलता चला जाता है। देन डिसाइड, पहले आपको डिसाइड करना है, लिख लीजिए गोल अपना। फिर उसके बाद आपको पता चल गया कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, बैंक में जाना है, टीचर बनना है, क्या करना है आपको। आप बहुत ज़्यादा आपका मन लगता है पढ़ाई में, देन आप सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देख लीजिए। आपका मन समझ के काम करता है चीज़ों को या याद करके। अगर आपको याद करने में ज़्यादा अच्छा माइंड है, आपका बहुत शार्प है आप, तो आप क्या कर सकते हैं,
आर्ट्स ले सकते हैं, क्योंकि उसमें सभी चीज़ें क्या है, जीके बेस है, उसमें सब कुछ याद करने की चीज़ें हैं। अगर आपका माइंड इतना अच्छा है, आप याद रख सकते हैं, तो आप बिल्कुल, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं है। अगर आर्ट्स कमज़ोर होता तो क्या कोई IAS सभी बन जाते जो भी आर्ट्स लेते, या फिर अगर कॉमर्स सब्जेक्ट कमज़ोर होता तो CA सभी बन जाते। सभी फील्ड में अपना अपना कंपटीशन है। IAS बनना बहुत कठिन है, CA बनना बहुत कठिन है, साइंटिस्ट बनना, रिसर्चर बनना बहुत कठिन है। तो हर एक फील्ड में बहुत कंपटीशन है, और हर एक चीज़ कोई किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट कम नहीं है। केवल आपके इंटरेस्ट की बात होती है कि जहाँ हमारा इंटरेस्ट जाग जाए तो हम उसे अपने आप आसान बना लेते हैं। हमारा माइंड उस चीज़ को अपने आप इंटरेस्टिंग वे में हम उसको जब सीखते हैं तो तब हम उसको गेन कर पाते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर साइंस में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई ज़बरदस्ती बोलता है कि तुम बस इंजीनियरिंग करना है तुम्हें, तुम साइंस ले लो, मैं नहीं पढ़ूंगी। कितने दिन पढ़ूंगी मैं नहीं पढ़ पाऊंगी मन लगा के। तो यही चीज़ होती है हर एक स्टूडेंट के साथ। ज़बरदस्ती आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपका मन नहीं उस चीज़ के लिए राज़ी होता है। तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट गोल डिसाइड कर लिया आपने, देन आपके माइंड में क्लियर हो गया कि हाँ इस सब्जेक्ट को मेरे को लेना है और इस रास्ते में चलूँगा तो मैं अपनी मंजिल को जल्दी प्राप्त कर सकता हूँ। अब जो 3 सब्जेक्ट होते हैं मैंने आपको बता दिया, एक आर्ट्स होता है, एक कॉमर्स होता है एंड एक साइंस होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में हमें स्कूल में नहीं बताया जाता है। एक बात बताइए, क्या हमें कभी स्कूल में एक्टर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं दी जाती। लेकिन आज एक एक्टर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा कमाता है, जबकि उसको नेम फेम साथ में सब कुछ मिलता है। एक सिंगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं कितनी सारी फील्ड है, एक डांसर, सिंगिंग, इतनी सारी फील्ड्स हैं। आप किसी भी, आपको अपनी स्किल खुद पता होनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है। पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा तो कोई सिंपल सा सब्जेक्ट चूज़ करके उस पर ग्रेजुएशन करिए और जो आपकी स्किल है ना उसको डेवलप करिए। अगर आप सिंगिंग में अच्छे हैं देन सिंगिंग को ज़्यादा टाइम दीजिए, डांसिंग में अच्छे हैं उसी। आजकल आप किसी भी चीज़ में प्रोफेशन बना सकते हैं। जैसे कि आप संजीव कपूर को देखते हैं, वो एक शेफ़ है, वो खाना पकाते थे और आज उनका नाम हर एक इंसान जानता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों से बार बार उन पे दबाव बनाते हैं कि आप डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। मैं आपसे एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी बात का प्लीज़ बुरा मत मानना, बस मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रही हूँ कि अगर लता मंगेशकर की माता पिता ने उनसे कहा होता कि तुम साइंटिस्ट बन जाओ, तुम सिंगिंग छोड़ दो, देन आज हम उन्हें नहीं जानते। या फिर सचिन तेंदुलकर के पिताजी ने उनसे कहा होता कि तुम क्रिकेट छोड़ करके सीधे पढ़ाई करो, हम उन्हें नहीं जानते। ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने अपनी स्किल को अपना ताकत बनाया और उस पर वर्क किया। उस पर जब उन्होंने वर्क किया तो आज वो आसमान छू रहे हैं। उनका नाम हर किसी के जुबान पे है, सब उन्हें जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो उनके अंदर स्किल भगवान ने उन्हें दी थी उसे ही अपनी ताकत बनाया। तो हर एक इंसान के अंदर कुछ अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो वो क्वालिटीज़ जो है जब हम उन्हें पहचान जाते हैं तो हम कुछ भी बन सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी क्वालिटीज़ पहचानिए, आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जान सकता। तो अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए कि मेरा पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट है। कभी भी ये मत देखिए कि पड़ोसी इंजीनियरिंग कर रहा है तो बस मुझे भी इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग करने से सभी लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग करने से मेरा नाम होगा, और या फिर डॉक्टरी की पढ़ाई करने से ही सब मुझे अच्छा बोलेंगे। ये कोई बात नहीं होती है। आप अभी अगर किसी को देख करके ज्वाइन कर लोगे ना, हो सकता है कि वो बहुत सफल हो जाए उस फील्ड में जिसे आपने देख कर किया, लेकिन आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि आपने देख कर किया था, उसका तो इंटरेस्ट था, उसने इंटरेस्ट की वजह से किया और आपने देख के किया। कहते हैं ना कि हम सभी की ज़िंदगी एक जैसी नहीं है। ज़िंदगी में आप किसी की नकल नहीं मार सकते, हम सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग है। यहाँ पर कोई भी किसी की नकल मार के कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर हम नकल मारेंगे तो वो चीज़ एक जगह दो जगह काम कर जाएगी, हर जगह नहीं करेगी। हम सभी की लाइफ की सिचुएशन अलग है। कोई किसी सिचुएशन में अभी अपनी पढ़ाई कर रहा है, कोई किसी सिचुएशन में कर रहा है, किसी के घर की कंडीशन अलग है, सबकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं जिससे निकल के बच्चे आते हैं। तो बच्चों को अपने माइंड को बिल्कुल फ्री कर लेना है कि पैसे कमाने के बहुत रास्ते हैं, केवल एक ही रास्ता नहीं बचा है कि पढ़ के ही पैसे कमा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए कि अब मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करूँ। आपको केवल आर्ट्स मिल रहा है तो आप डर रहे हो कि अरे यार सबके तो अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं और सबको साइंस कॉमर्स मिल जाएगा, मुझे बस आर्ट्स मिल रहा है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपको अगर आर्ट्स दे दिया जा रहा है, नहीं दे रहा है, स्कूलों में नहीं देते हैं, जब कम परसेंटेज पे साइंस सब्जेक्ट नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, आप आर्ट्स ले लीजिए। क्यों?
क्योंकि देखिए अभी जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो रही है सभी में जीके पूछा जाता है, चाहे कोई मैथ्स का स्टूडेंट हो उसको भी जीके प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। और वही उनका एक क्या होता है कमज़ोर पॉइंट हो जाता है, क्योंकि एक साइंस के स्टूडेंट की जीके उतनी अच्छी नहीं होती है। अगर वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड रह रहा है, अपने आप को अपडेटेड रख रहा है, करंट अफेयर्स देख रहा है, तब बात अलग है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट साइंस फील्ड में अपने ही सब्जेक्ट में इतने बिजी रहते हैं कि उनकी जो जीके है वो बहुत वीक हो जाती है। लेकिन आज आप देख रहे हैं एक प्यून की भी अगर जॉब निकलती है गवर्नमेंट और उसकी सैलरी 35 to 40,000 है, तो एक PhD किया हुआ इंसान भी उस फॉर्म को भर देता है। क्यों? इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है कि हम पढ़ लिख जाते हैं, उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, हमें हमारे लेवल का जॉब चाहिए। अगर हमने बहुत हाई लेवल स्टडी कर लिया देन हम छोटा मोटा काम नहीं करेंगे, हमको बहुत अच्छा वाला काम मिलेगा, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी तो हम काम करेंगे, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते थे। कोई खेती करता था, कोई किसान होता था, कोई लोहार होता था, सब अपने अपने फील्ड में ग्रो करते थे, सबके पास रोजगार था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ही लोगों को इस बारे में जागरूकता हुई कि हाँ पढ़ाई लिखाई करके गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तो सभी ने अपने बच्चों को पढ़ाया। सभी बच्चे अब पढ़ लिख गए। अभी बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी एजुकेशन कम है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ठीक है। सभी माता पिता अपने बच्चों को ग्रेजुएशन तक की डिग्री दिलवा देते हैं। लेकिन ठीक है, ग्रेजुएशन तक करने के बाद क्या हो रहा है, हमको बस एक ही चीज़ पे फोकस है, हमारा गवर्नमेंट जॉब के ऊपर, या फिर कोई ऐसी प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिले जो बहुत ही अच्छी सैलरी पे हो, वरना हम जॉब करना ही नहीं चाहते। तो क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि हम अदर सेक्टर में तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं ना। इतनी सारी फील्ड्स हैं, हम और सेक्टर में जाना ही नहीं चाहते। एक जगह जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है ना, तो वहाँ पे जॉब नहीं मिलती है। क्या होता है, देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर एक सेक्टर में 100 लोगों की पोस्ट निकलती है, ठीक है, और 1 लाख लोग उसका फॉर्म भर देते हैं। 1 लाख क्यों मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। 10 लाख बच्चे अगर उस चीज़ का फॉर्म भर देते हैं और 100 ही पोस्ट हैं, और सब अगर उसमें से भी 1 लाख बच्चे या 50,000 बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, जो पढ़ाई में भी अच्छे हैं, वो सब चीज़ों में अच्छे हैं, वो उस जॉब के लिए बिल्कुल फिट हैं। लेकिन लेना कितने लोगों को है, केवल 100 लोगों को लेना है। चाह कर भी गवर्नमेंट उन लाख लोग 50,000 बच्चों को नहीं ले सकती ना। तो वो जो बाकी जो बच्चे बच गए 100 बच्चों में से, वो अपने आप को क्या समझने लगेंगे, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। उन्हें लगेगा कि मैंने इतनी पढ़ाई की, इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है, यहाँ से डिप्रेशन शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ एक जगह मत भागिए, अपने आप को पहचानिए। आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप स्कोप बना सकते हैं। अगर आपका कुछ भी आप नहीं कर पा रहे हैं, देन आप आज सबसे बड़ी चीज़ है, आज यूट्यूबर बन सकते हो आप, ठीक है। आप यूट्यूबर बन सकते हो, आप समाज सेवा कर सकते हो, आप अपने एजुकेशन को किसी भी, आज इतने सारे प्लेटफॉर्म है, किसी के भी ज़रिए आप उसको आगे फैला सकते हो। अब जो बच्चे अभी बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे हैं उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक है, उनके परसेंटेज भी कम है और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो मैं उन्हें यही सजेशन दूंगी कि आपके अंदर आप देखिए और कौन सी कैपेबिलिटी है, आप किस चीज़ में अच्छे हो सकता है कि आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो, आप अच्छी सिंगिंग करते हो, आप अच्छी पेंटिंग करते हो, या फिर और भी बहुत सारी फील्ड होती हैं। तो उस चीज़ को दबाइए मत, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, फिर उस चीज़ पे फोकस करिए। कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करिए, जो आपको मिल रहा है वो सब्जेक्ट चूज़ करिए। लेकिन अगर आपके अच्छे सब्जेक्ट आए हैं, देन आपको अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिसीजन लेना होगा। अच्छे परसेंटेज आने पर आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। अब आपको चूज़ करना होता है कि आपको कहाँ पर जाना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात होती है, क्योंकि अब आपको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट है आपका, और आप के पास 3 ऑप्शन है। अब आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिए कि आप कितना कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं। क्या आप 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हैं, जो एक IAS पढ़ाई करता है, या फिर जो एक CA, या फिर जो एक साइंटिस्ट या रिसर्चर पढ़ाई करता है, जो हाई लेवल स्टडी होती है, क्या आप उतना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हैं? अगर आप उतनी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, आपको लगता है, तो आप करके देखिए। 21 डेज़ आप एक काम करिए, आप GK की बुक उठा लीजिए, GK की बुक उठा करके 10 घंटे उसको रोज़ पढ़ के देखिए, कितना कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास, कितने ज़्यादा आप अनुशासन के साथ वो नियम फॉलो कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं, देन आप सच में डेडिकेटेड हैं, आप कर जाओगे।
आप वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड हो जो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बस 4-5 घंटे पढ़ के बोर हो गए और फिर 2 दिन बाद चीज़ हटा दी कि नहीं अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी तो बाद में पढ़ लेंगे, अभी नहीं हो रहा है, देन आप डिसिप्लिन नहीं हो अपने काम को लेकर के। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है चीज़, हर कुछ भी किसी भी सेक्टर में आप करो डिसिप्लिन के साथ करेंगे देन आप सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर, आप कल पे चीज़ें टाल रहे हो, देन आप समझ जाइए कि आप फिर उस हाई लेवल के लिए नहीं, आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए। आप ये सोचिए कि चलिए ठीक है, बहुत लेवल पे नहीं, कम से कम मुझे रेलवे में जॉब करनी है, बैंक में मैं जा सकता हूँ, या फिर मैं एक टीचर बन सकता हूँ। तो आप बहुत ज़्यादा हाई ना सोच करके थोड़ा सा अपने अनुसार अपने स्किल के अकॉर्डिंग आप सोचेंगे ना, आप कभी फेल नहीं होंगे जीवन में। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि बड़ा मत सोचिए, बहुत बड़ा सोचिए, लेकिन अपने स्किल को पहले रियलाइज़ तो करिए आप कितना कर सकते हो। आपने क्या किया, आपने देखा कि कोई और कर रहा है, देन हम मोटिवेट हो जाते हैं मोटिवेशनल वीडियो देख करके कि हाँ कोई सब कुछ कर सकते हैं, बट ये सब पे अप्लाई नहीं होता है। हम उतने डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं रियल में, उतना जुनून नहीं आता है अंदर, तो हम नहीं कर पाते हैं। सब्जेक्ट हम चूज़ करते हैं, आज हमने इंजीनियरिंग कर ली। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पहचान में ही कोई है जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है और आज वो डॉक्टर के पास एज अ कंपाउंडर जॉब कर रहे हैं किसी के। तो सोच सकते हैं आप, इंजीनियरिंग की है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक से और वो डॉक्टर के पास एज अ कंपाउंडर जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मुझे मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरा नाम अच्छा, मेरे समाज में मैं फेमस हो जाऊँगा, तो उन्होंने इंजीनियरिंग की, लेकिन उनको उस फील्ड में जॉब नहीं मिली। देन बाद में क्या होती है, जगहसाई होती है। तो इससे अच्छा है कि पहले ही सोच विचार के काम किया जाए, पहले ही अपने स्किल को रियलाइज़ किया जाए। अगर सबका तो मेन मोटिव अर्निंग है ना, बाद में जाके सबको पैसे कमाने हैं, तो पैसा तो एक मैं बताती हूँ, पैसा एक जो टॉफ़ी बनाने वाली कंपनी का मालिक होगा ना वो भी कमा रहा है, और जो आईफोन बना रहा है ना वो भी कमा रहा है, ठीक है, लेकिन वो सब डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तब जाके पैसे कमा पा रहे हैं। तो ये कभी मत सोचिए कि ये काम छोटा है, इस पर पैसे नहीं आएंगे। अगर आप एक बुटीक खोल लेते हो, एक सिलाई की शॉप खोल लेते हो, तो उसमें पैसे नहीं आएंगे। हर एक इंसान पैसा कमा रहा है, अपने स्किल पे जो बिल्कुल फोकस हो जाता है ना, उसके पास ऑटोमेटिकली अर्निंग आने लगती है, ठीक है। तो लर्निंग जो है उसके अंदर अर्निंग छुपा हुआ है। आपका जहाँ मन लगता है आप उस पर जान लगा दो, उसके बाद देखो आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपको नाम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। तो प्लीज़ पेरेंट्स से भी मैं ये कहूँगी, अपने बच्चों पे दबाव मत बनाइए कि ये सब्जेक्ट चूज़ करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आपको यही करना है। बिल्कुल भी ऐसा मत करिए, उन्हें मौका दीजिए कि वो अपने आप से चूज़ करें। अगर वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, देन बच्चों को खुद से अपनी स्किल रियलाइज़ करनी होगी। वो अगर आँख मूंद करके आज किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हैं, कल उन्हें 3-4 साल बाद जब वो उनका वेस्ट हो जाएगा तब उन्हें पछतावा होगा कि पढ़ लिख के क्या किया, कुछ भी तो नहीं कर पाए। तो ये चीज़ नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे आज क्या रहता है, हम अपने छोटे से जीवन में सारी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई आपको सिखा सकता है तो आप उससे पूछ सकते हैं, आपके जीवन में आपने क्या गलती की है, ये सब्जेक्ट के आगे अगर क्या स्कोप है। आपके सभी के जान पहचान में कोई ना कोई ऐसा इंसान रहता है जो उन्हें गाइड कर सकता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपको गाइड कर सकता है, प्लीज़ उनसे बात करिए। अगर आप सोच रहे हैं आपको मैथ साइंस लेना है, तो आप जाकर के बात कर सकते हैं कि इस फील्ड मैथ साइंस लेके आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे कि मैंने मैथ साइंस लिया था, तो अब मैं आपको अपना सब्जेक्ट का नॉलेज शेयर करती हूँ कि साइंस फील्ड से आप क्या क्या कर सकते हो। तो साइंस चूज़ करने के लिए अगर आप साइंस चूज़ करते हो, 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। आप तो बायो साइंस चूज़ कर सकते हो, एक मैथ साइंस चूज़ कर सकते हो। तो बायो साइंस अगर आप चूज़ करते हो, देन आप नर्सिंग या मेडिकल सेक्टर में जाओगे, और अगर आप मैथ साइंस चूज़ करते हो, देन क्या क्या स्कोप है। हम कभी कभी ये सोचते हैं ना कि ऐप कौन बनाता है, ये मोबाइल के जो ऐप्स हैं ये कौन बनाता होगा, है ना। और जो टेक्निकल फील्ड में इतने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे कंप्यूटर का सारा वर्क होता है, ये कैसे करते हैं, मतलब कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजी का जितना भी फील्ड है ये साइंस फील्ड में होता है। तो 11th-12th अगर आपने मैथ साइंस से की है तो फिर आप टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, 12th के बाद हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, JEE दे सकते हैं आप, AIEEE का एग्ज़ाम होता है, PET का एग्ज़ाम होता है, और प्लस एग्रीकल्चर का भी एग्ज़ाम मैथ साइंस वाले दे सकते हैं। तो एग्रीकल्चर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है, वो भी दे सकते हैं आप। तो इसके बाद आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम तो आपको देने ही पड़ेंगे अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है।
अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जानी है देन आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे। अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आपको जेईई एडवांस और जेईई मेंस जो होता है वो उनमें से कोई एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि बस फॉर्म भर दिया एंड काम हो जाएगा, बस उसमें अच्छी खासी रैंक लाएंगे तब जाके एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। कम से कम आप सोच लीजिए 10 से 11 घंटे तो आपको पढ़ाई में देने ही पड़ेंगे, वो भी फुल डेडिकेशन, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क सब कुछ लगा के, तब जाकर आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा। अगर आप पीईटी करते हैं देन आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाएगा और आप कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है देन आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाते हैं, और अगर आपके थोड़े से कम मार्क्स आते हैं तो आप प्राइवेट किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग, अगर आप किसी वजह से इंजीनियरिंग नहीं कर पाते, आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाए एग्ज़ाम, तब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। अच्छा, इंजीनियरिंग की भी मैं फील्ड बता देती हूँ। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारी इस तरीके से स्ट्रीम होती हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो आप उस फील्ड से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसके बाद उसके आगे का रास्ता और जितनी ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी है, उस पे आपको प्रोफेसर बनना है या फिर आपको उसके आगे किसी रिसर्च फील्ड में जाना है, वो आपका मन है, आप क्या करना चाहते हैं। किसी कंपनी में आपका कैंपस सिलेक्शन हो गया तो आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाती है, तो वो आप पे डिसाइड, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या बनना है। सेकेंड जो होता है कि अगर आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाए या फिर आप नहीं करना चाहते हैं इंजीनियरिंग, तब क्या ऑप्शन बचते हैं, तब आप बीएससी कर सकते हैं। ठीक है, 12th जस्ट पास किया आपने और आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। जो बच्चे बायो लिए थे अब वो बायो से माइक्रोबायोलॉजी हो गया, आईएमबी एक सब्जेक्ट होता है, इस तरीके से बहुत सारे बायो के अलग से सब्जेक्ट होते हैं, उससे आप बीएससी कर सकते हैं। और अगर मैथ से आप पढ़े हुए हैं और उसमें से आपको बीएससी करनी है तो आप पीसीएम सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, सीएस कंप्यूटर साइंस चूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं। और ऐसा होता है कि किसी स्कूल में भी इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट होता है, अब वहाँ से भी इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि एक हमारा जब हम मैथ साइंस लिए थे तो पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हमें मिला था, लेकिन अगर किसी स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट भी होता है तो वहाँ पे बच्चा किसी एक सब्जेक्ट को, जैसे केमिस्ट्री को हटा के इलेक्ट्रॉनिक्स आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन ये सभी स्कूलों में नहीं होता है। लेकिन अगर आप कॉलेज में बीएससी में एडमिशन ले रहे हो तब आप ये सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ से आप बीएससी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर लोगे। उसके बाद भी जैसे मैंने पीसीएम से बीएससी किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था मेरे उसमें, तो मैंने मास्टर्स केमिस्ट्री के लिए, मास्टर्स जो मेरी केमिस्ट्री से हुई, उसी तरीके से आप सीएस में अगर कर रहे हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं तो आप एमसीए कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको साइंस पढ़ने के बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, साइंस मेरे से अब और नहीं होगा, देन आप एमबीए भी कर सकते हैं। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप स्विच कर सकते हैं उससे नीचे वाले सब्जेक्ट में। नीचे वाले सब्जेक्ट को गलत मत समझिएगा, मैं नीचे वाला सब्जेक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि साइंस सब्जेक्ट परसेंटेज बेस पे हम ले तो लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हमें बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि नहीं हो पा रहा है हमसे, ये प्रैक्टिकल्स हमसे अब झेले नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स आपको करने ही पड़ते हैं और ये प्रैक्टिकल्स बहुत बर्डन होते हैं हमारे माइंड के लिए। सब कुछ समझ के बहुत बड़े बड़े भारी भरकम फॉर्मूलों के साथ सब कुछ सॉल्व करना पड़ता है। एक बच्चा अगर एक टाइम पे जाकर अगर हार मान लेता है कि बस नहीं हो पा रहा है, देन वो दूसरे सब्जेक्ट कुछ कर सकता है। बहुत सारे बच्चे करते हैं बीएससी के बाद एमए कर लेते हैं, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि साइंस फील्ड में से आप जंप कर सकते हो, दूसरे एमए कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अगर आप आर्ट्स लिए हो तो एमए से मतलब बीए अगर आपने किया तो आप साइंस में जंप नहीं कर सकते, ये चीज़ नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा बेनिफिट है कि अगर आप रिग्रेट कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट को लेकर के तो यहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद भी अभी मैं बता देती हूँ, बीएससी और आपने किसी मास्टर्स कर लिया, अगर आपको टीचर बनना है तो आप बीएससी के बाद जस्ट बीएड ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, आप तुरंत बीएड कर लीजिए, आप टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है हमारी अभी, तो उसमें क्या कर दिया है कि जैसे आप 12th के बाद बीएससी में एडमिशन लेते हैं तो तुरंत आपको बीएड में भी एडमिशन लेना पड़ेगा। तो बीएड पैरेलल चलेगा बीएससी के, 3 साल आपकी बीएससी रहेगी तो 3 साल बीएड चलेगा प्लस 1 साल और आपका बीएड रहेगा, मतलब बीएड टोटल 4 साल का रहेगा, तो वो पैरेलल चलेगा। तो आपका 4 साल में बीएड एंड बीएससी दोनों हो जाएगा और आप टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आपको हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाना है, 11th-12th की गवर्नमेंट टीचर बनना है, देन आपको मास्टर्स करने पड़ेंगे, उसके बाद बीएड करना पड़ेगा। तो मास्टर्स भी चाहिए रहता है जब आपको हायर सेकेंडरी स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाना है। और अगर आपको मिडिल क्लास की टीचर बनना है, प्राइमरी क्लास की टीचर बनना है, तो फिर आप तुरंत ग्रेजुएशन के बाद बीएड करके इस तरीके से टीचिंग कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में।
और अगर आपका मन है कि आप उस कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, आप स्कूल में टीचिंग नहीं करना चाहते हैं, आपको प्रोफेसर बनना है, देन क्या होता है, उसके बाद एमएससी आपकी कंप्लीट होने के बाद नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेट का एग्ज़ाम होता है। नेट का एग्ज़ाम ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई, ये साइंस के स्टूडेंट के लिए जो नेट है वो CSIR नेट होता है, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ही वो एंट्रेंस एग्ज़ाम है। उसके बाद फिर जब भी किसी स्टेट में किसी प्रोफेसर की जॉब निकलती है तो फिर आप उसका एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, दैन इंटरव्यू होता है। बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। और उसके बाद 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, या तो आप वो क्वालिफाई कर लीजिए या तो आप नेट क्वालिफाई कर लीजिए। दोनों में से किसी एक एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना ही होगा, तभी आप किसी कॉलेज में एज ए लेक्चरर पढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग MPhil करके आप नहीं पढ़ा सकते। अब केवल 2 ही चीज़ें बची हुई है, या तो आप PhD कर सकते हैं और नेट, ये दोनों ही कंपलसरी ही हो गया है। लेकिन PhD अगर आप कर लेते हैं, नेट आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपका दोनों हो चुका है, आपने नेट भी क्वालिफाई कर लिया है प्लस आपने PhD भी कर लिया, अब अगर किसी कॉलेज का, किसी गवर्नमेंट कॉलेज का फॉर्म निकलता है गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए, देन आप उसको फिल कर सकते हैं और आप पूरी तरीके से एलिजिबल है उस चीज़ के लिए, और पहली प्रेफरेंस उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने PhD की हुई है। तो इस तरीके से आप कॉलेज में भी लेक्चरर बन सकते हैं। तो इस तरीके से इंजीनियरिंग जो लोग करते हैं वो भी, B.Ed सभी लोग कर सकते हैं, जो भी जिस भी फील्ड में पढ़ाई किया आपने। अगर आपको टीचिंग करनी है तो आप उसके बाद B.Ed कर लीजिए और आप उस चीज़ से रिलेटेड प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आई होप कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ये जो नॉलेज मैंने शेयर की। बाकी मेरा साइंस फील्ड था तो मैंने साइंस फील्ड से रिलेटेड ही आपको जितना नॉलेज मुझे पता था दिया। बाकी जो आर्ट्स और कॉमर्स का है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है उस सब्जेक्ट की, इसलिए मैं उस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी आज। और एक छोटी सी और बात बोलूँगी स्टूडेंट्स के लिए, एक स्पिरिचुअल चीज़ बोलूँगी कि डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है स्टूडेंट्स को, बहुत ही जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। अगर कम मार्क्स आ गए तो टेंशन के मारे अकेले कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्लीज़ सुबह जल्दी उठ के सूर्य देवता को जल दीजिए। हम आजकल बुरे काम करने में बिल्कुल भी नहीं शर्माते हैं, लेकिन एक अच्छा काम करने में बहुत शर्म आती है कि बगल वाले लोग हमें देखना ले, पड़ोसी हमें देखना ले। ये कोई, इस चीज़ को आप बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए। आप बहुत अच्छा काम करेंगे अगर आप इतना करने लगेंगे। आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे जो आपको कभी डिप्रेशन में नहीं जाने देगी। ये सारा जो संसार है वो सूर्य के प्रकाश से, उनके उजाले से प्रकाशित है, ठीक है। अगर सूर्य उदय नहीं होगा ना तो हम सभी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाएंगे। जैसे ही अंधेरा होता है हमारा मन ज़्यादा डरने लगता है, और जब सूरज निकलता है तो हम खुश हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी हमारी तबीयत भी ख़राब रहती है रात में हमको बहुत डर लगता है, पर दिन निकलते ही हमारी घबराहट भी शांत हो जाती है। तो सूरज में बहुत ताकत है। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगी और सभी उनके माता पिता से कहना चाहूँगी कि सूर्य देवता को जल ज़रूर दें। इससे इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपके जीवन में डिप्रेशन नहीं आएगा, आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। हर दिन आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ जगेंगे और शाम तक आपके पास बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी, आप अच्छा सोच पाएंगे, अच्छे काम कर पाएंगे। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि हम सभी क्या करते हैं स्ट्रीम को लेकर के, है ना, कि बाद में तो पैसे ही कमाने हैं, लेकिन उससे भी पहले आप अपना मोटिव रखिए कि आपको समाज के लिए, देश हित के लिए और अपने इस मातृभूमि के लिए कुछ करना है। सेवा को सबसे पहले ऊपर रखिए, उसके बाद आप कुछ भी करते हैं ना उसमें आपको बहुत जल्दी सफलता मिलती है, क्योंकि आपका इंटेंशन जो है वो इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाता है। इंटेंशन अच्छा होगा तो काम अच्छे होंगे, क्योंकि भगवान हमारे इंटेंशन को देख पाते हैं, इंसान हमारे इंटेंशन को नहीं देख पाता है। वो केवल हमारी प्रेजेंटेशन देखते हैं, हमारी सूरत देखते हैं, हमारे बोलने का तरीका देखते हैं, लेकिन जो शक्ति है परमात्मा की वो हमारी इंटेंशन देख सकती है। तो जब भी एक अच्छे इंटेंशन के साथ कोई भी इंसान आगे बढ़ता है ना, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप बहुत ही अच्छे से सुबह उठिए, सूर्यदेव को जल दीजिए, अपनी दिनचर्या अच्छी करिए, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ आई थिंक सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इसी तरीके आज का मैं ये लाइव अब फिनिश करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने, जितने भी लोग अभी कनेक्ट हैं मेरे साथ, उन सभी को मैं थैंक यू बोलूँगी कि आप इतनी देर तक मुझे आपने सुना। और मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलूँगी राजकिशोर जी को कि उन्होंने मुझे इस लाइव के लिए इनवाइट किया। देन मैं अपना नॉलेज आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ, और मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं मैसेज रीड कर देती हूँ। सभी लोग मैसेज करें, एक मिनट, मैसेज थोड़ा सा रुक गए हैं।
थैंक यू सो मच। आप लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे। कल से मैंने सबके मैसेजेस पढ़े। रात किशोर जी ने जो पोस्ट किया उसमें सभी ने मुझे वेलकम किया। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने भी मेरा वेलकम किया है, जिन लोगों ने भी मेरा उत्साह बढ़ाया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दिल से आभार है आप लोगों का। और अगर आपको आज का लाइव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। मैं देख रही हूँ सभी के मैसेजेस आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक बार फिर से सभी लोगों को प्रेम पूर्वक धन्यवाद।